हेलो एवरीवन। हमारा जो यूनिट चल रही है वो चल रही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग डिस्कस किया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए गारंटी टू परफॉर्म ए प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ इट डिफॉल्ट। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के जो एसेंशियल्स होते हैं, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, यानी कि 3 एग्रीमेंट होते हैं इसके। पहला एग्रीमेंट होता है बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, जिसे हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से कोई ट्रांजेक्शन अराइज हुई है। इसके बाद जो एग्रीमेंट होता है वो होता है क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। और तीसरा एग्रीमेंट होता है बिटवीन श्योरिटी एंड डेटर, जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा जो एसेंशियल्स हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट की हैं, यानी कि कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एज पर सेक्शन 127 डीम्ड कंसिडरेशन है यहाँ पर कि एनीथिंग डन और एनी परफॉर्मेंस मेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्योरिटी इन फेवर ऑफ डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। यानी कि कुछ भी पेमेंट किया गया है या कुछ भी काम किया गया है क्रेडिटर के द्वारा इन फेवर ऑफ डेटर और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी के कहने से, तो वही डीम्ड कंसिडरेशन माना जाता है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसके अलावा हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी होना चाहिए। इसके अलावा हमने पढ़ा था पास्ट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये सारे सारे एसेंशियल एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि गारंटी जो है कितने तरह की होती है। तो 2 तरह की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में स्पेसिफिक गारंटी होता है और दूसरा आपका कंटिन्यूइंग गारंटी होता है। स्पेसिफिक गारंटी क्या होता है? जो फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए दी जाती है। कंटिन्यूइंग गारंटी फॉर ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा श्योरिटी कंडीशनल लायबिल होता है और सेकेंडरी लायबिल होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिटर के लिए कि वो पहले डेटर्स पर मुकदमा करे तब जाके श्योरिटी पर मुकदमा करे। अगर डिफ़ॉल्ट हुआ डेटर के द्वारा तो वो डायरेक्टली मुकदमा कर सकता है श्योरिटी के ऊपर भी। इसके अलावा कि श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो तभी वैलिड है, यानी कि वो एसेंशियल एलिमेंट में भी आ जाता है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट से नहीं होना चाहिए। डिफरेंस हमने कर ही लिए थे 2 इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। अगर 2 टर्मिनोलॉजी को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं तो वो डिफरेंस आ जाता है। मनीषा भी ज्वाइन कर लिया। मनीषा ने गुड मॉर्निंग मनीषा जी। और सैफाली अभी तक ज्वाइन नहीं किया सैफाली ने, आजकल वो बिजी लग रही है मुझे। एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी यानी कि को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर। जितनी लायबिलिटी डेटर की है उतनी ही लायबिलिटी आपकी श्योरिटी की भी है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर माइनर को उधार दिलवाया गया है, माइनर के फेवर में आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया है, तो ऑल द माइनर की लायबिलिटी नहीं होती लेकिन श्योरिटी की लायबिलिटी होती है। इसके जो की पॉइंट्स थे कि श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो लेस देन भी हो सकती है प्रिंसिपल डेटर से, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को करना पड़ेगा। और ये हमने डिफरेंस पढ़ ही लिया था। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, जैसे मैंने बोला था, बताया था आपको कि रिवोकेशन यानी कि वापस लेना। तो उस केस में क्या होता है वापस लेने में कि कहा जाता है कि कंटिन्यू गारंटी कैन बी रिवोक एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन नॉट फॉर द पार्ट ट्रांजेक्शन, और स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक। लेकिन मैंने कहा था कि केवल कहने के लिए है और डिफरेंस अगर लिखने के है लिख सकते हो आप, लेकिन इससे आप एज रूल बना के कोई सा भी केस स्टडी सॉल्व कर लो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि स्पेसिफिक गारंटी कैन ऑल्सो बी रिवोक बशर्ते कि जिस पर्पज के लिए स्पेसिफिक गारंटी दी गई हो वो ट्रांजेक्शन ना हुआ हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाई नोटिस ऑफ रिवोकेशन से संभव है। दूसरा डेथ ऑफ श्योरिटी से भी संभव है। और बाई मोड्स ऑफ डिस्चार्जिंग द श्योरिटी, अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नोवेशन है, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर है, और उसके बाद व्हेन द क्रेडिटर एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर है। इनके बारे में भी हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। अब हम लोगों ने राइट ऑफ द श्योरिटी भी पढ़ा था। राइट ऑफ द श्योरिटी पिछली क्लास में पढ़ा था। राइट ऑफ द श्योरिटी
अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर भी है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल क्रेडिटर भी है और अगेंस्ट द को श्योरिटी भी है। अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर पहला राइट जो है राइट टू सब्रोगेशन है, यानी कि जैसे ही पेमेंट श्योरिटी के द्वारा क्रेडिटर क्या किया जाएगा तो वो क्रेडिटर की जगह ले लेगा। और दूसरा इसे कहते हैं सब्रोगेशन इन प्लेस स्टेप्स इनटू द शूज, यानी कि दूसरे की जगह ले लेना, जो टेक्निकल वर्ड है लॉ में स्टेप्स इनटू द शूज। और दूसरा डेटर के खिलाफ जो है राइट टू इंडेमनिटी है। अगला जो है राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर में क्या है राइट टू क्लेम सिक्योरिटी। तो जैसे ही आपके हेडिंग इनमें इतने सिंपल से पॉइंट हैं कि अगर आपने एक बार समझ रखे हैं अच्छी तरह से तो केवल आपको हेडिंग रिकॉल होनी चाहिए और हेडिंग रिकॉल होते ही आप अंदर का मैटर लिख लेंगे। राइट टू क्लेम सिक्योरिटी में क्या है कि अगर कोई सिक्योरिटी जो है क्रेडिटर का पेमेंट कर देता है क्योंकि डिफॉल्ट किया है डेटर ने कि डेटर नहीं कर पाया और सिक्योरिटी भी जमा है क्रेडिटर के पास, तो चाहे सिक्योरिटी को पता थी या नहीं पता थी तो भी वो सिक्योरिटी को ले सकता है। और अगर सिक्योरिटी उसने पार्ट विथ करी या सिक्योरिटी डेटर को वापस करी तो उतने अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी से क्या होगा क्रेडिट जो सिक्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सैफाली गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा राइट टू क्लेम सेट ऑफ का मतलब क्या है कि अगर डेटर और क्रेडिटर के बीच में कोई और ट्रांजेक्शन भी है जिसमें डेटर को क्रेडिटर को भी डेटर का देना था तो उतना अमाउंट सिक्योरिटी क्या है सेट ऑफ करवा सकता है पेमेंट देते हुए। इसके अलावा हमने पढ़ा था राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट द को सिक्योरिटी। सबसे ये पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा था? क्योंकि अगर पढ़ लिया था तो रिवीजन की तरह से मैं करूँगा इसे, जल्दी बताइए क्या राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट द को सिक्योरिटी कुछ पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा था? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शुरू के 2-3 पॉइंट तो पढ़ लिए थे हमने। जो मीनिंग ऑफ को सिक्योरिटी है तो सिंपल है ही कि व्हेन द सेम डेट और ड्यूटी गारंटेड बाय 2 और मोर पर्सन सच पर्सन आर कॉल्ड को सिक्योरिटी। राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन आई थिंक ये भी पढ़ लिया था कि अगर एक को सिक्योरिटी पूरा पेमेंट कर देता है क्रेडिटर का तो बाकी को सिक्योरिटी से उनका हिस्सा वो डिमांड कर सकता है। राइट टू शेयर द सिक्योरिटी ये भी पढ़ लिया था हमने कि किसके भी आप पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक बंदे ने को सिक्योरिटी ने अगर पूरा पेमेंट कर दिया क्रेडिटर का तो वो बाकी लोगों से क्या कर सकता है डिमांड कर सकता है उनका प्रोपोर्शनेट हिस्सा। और जो को सिक्योरिटी पेमेंट कर रहा है वो क्रेडिटर से सिक्योरिटी डिमांड करेगा, पूरी सिक्योरिटी उसके पास आ जाएंगी। लेकिन अगर हम दूसरे को सिक्योरिटी की बात करें तो उनका भी तो राइट बैठता है कि राइट टू क्लेम सिक्योरिटी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। राइट टू शेयर द सिक्योरिटी को एक एग्जाम्पल से हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई एक्स है, एक पार्टी वाई है, एक्स ने लोन दिया वाई को, तो एक्स इज द क्रेडिटर, वाई इज द डेटर। ये जो लोन दिया गया है ये दिया गया है ए के कहने से, बी के कहने से और सी के कहने से, यानी कि 3 को सिक्योरिटी हैं इसके अंदर। वाई ने कुछ सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करा रखी है, डिपॉजिट सम गोल्ड, यानी कि वाई ने एक्स के पास कुछ सिक्योरिटी भी जमा करा रखी है, सिक्योरिटी के रूप में गोल्ड जमा करा रखा है। तो इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ को सिक्योरिटी। मीनिंग ऑफ को सिक्योरिटी इफ वन डेट और वन प्रॉमिस इज गारंटेड बाय 2 और मोर पर्सन देन दोज पर्सन आर कॉल्ड को सिक्योरिटी। तो ये क्या है बेसिकली को सिक्योरिटीज हैं क्योंकि सेम डेट गारंटी जो कर रखा है वो कर रखा है 3 लोगों ने। ये 3 लोग क्या होंगे को सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस जो है कि वाई पेमेंट कर देगा समय पर एक्स का, तो ये 3 लोगों ने गारंटी ले रखी है। तो दीज पर्सन यानी कि ए बी सी आर कॉल्ड को सिक्योरिटी। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से जवाब भेजिए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मीनिंग हो गया बात। दूसरा था राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन।
राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन मैंने पिछली बार भी बताया था। सपोज यहाँ पर ऐसा होता है, सपोज ए पेज फुल पेमेंट टू एक्स, यानी कि ए जो है फुल पेमेंट एक्स को पेमेंट कर देता है, ठीक। तो उस केस में ए हैड ए राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बी एंड सी। ए के पास राइट है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकता है बी एंड सी से। तो ये जो दूसरा पॉइंट था राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट को सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ पर ए के लिए कहा जा रहा है अगेंस्ट द बी एंड सी। एक दूसरी चीज, एक हमने पढ़ा था कि राइट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, तो वहां पे था राइट टू क्लेम सिक्योरिटी, राइट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। तो ऑन पेमेंट जब हम करेंगे कि ए पेमेंट कर देता है, तो ए हैज ए राइट टू क्लेम गोल्ड विच इज डिपोजिटेड टू एक्स, कि वो उसे वापस करे। तो ए ने अपने इस राइट का यूज किया, ए डिमांडेड गोल्ड, यानी कि ए ने डिमांड किया गोल्ड एक्स से। अब अगर एक्स ने वापस कर दिया ए को, क्योंकि ए का राइट बनता है, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर राइट टू शेयर द सिक्योरिटी, तो ये हम बी और सी के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि बी और सी का राइट अगेंस्ट द को सिक्योरिटी क्या है। तो बी और सी जो है डिमांड कर सकते हैं प्रपोर्शनेट सिक्योरिटी फ्रॉम ए। तो देखिएगा, इफ ए को सिक्योरिटी ऑब्टेन्स एनी सिक्योरिटी, यानी कि मेरे एग्जाम्पल में ए ने सिक्योरिटी ऑब्टेन कर ली और द प्रिंसिपल डेटर, द अदर को सिक्योरिटी हैड और हैव ए राइट टू शेयर द सच सिक्योरिटी। तो यहाँ पर बी एंड सी हैव ए राइट टू क्लेम गोल्ड प्रपोर्शनेटली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है? चलिए, अब मेन पॉइंट जो है ये किसी को कॉपी करना है, जो सामने डायग्राम है, ये तो केवल वैसे आपके समझाने के लिए, इसकी कोई इतनी रेलेवेंसी मुझे लगती नहीं है, फिर भी अगर अच्छा हो गया, डन हो गया। चलिए, तो अब जो है वो नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है वो भी मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों है वो भी आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। लायबिलिटी ऑफ को सिक्योरिटी, द लायबिलिटी ऑफ को सिक्योरिटी इज समराइज्ड एज अंडर वेयर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। इस लाइन का मतलब समझते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योरिटी का साइलेंट है तो क्या लायबिलिटी होगी, यानी कि एक्स ने वाई को जो लोन दिलवाया, से 90,000 का दिलवाया, एंड फॉर दिस लोन 3 को सिक्योरिटीज आर प्रेजेंट, ए बी एंड सी, विदाउट एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इनकी लायबिलिटी होगी, यानी किस प्रपोर्शन में वो लायबिल होंगे, जल्दी से बताइए किस प्रपोर्शन में वो लायबिल होंगे। अगर 90,000 रुपये का एक्स ने वाई को लोन दिया ऑन द गारंटी ऑफ ए बी एंड सी, किस रेशियो में वो लोग लायबिल होंगे? इक्वल, वेरी गुड, इक्वल लायबिल होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इक्वल लायबिल ये होने वाले हैं, यानी 30,000 30,000 30,000, अगर कोई इनके बीच में आपस में कोई समझौता नहीं है। लेकिन इफ देयर इज एग्रीमेंट प्रेजेंट बिटवीन द को सिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी, से कि ए कह रहा है जी मैं 50,000 रुपये के लिए लायबिल होऊंगा, बी कह रहा है मैं 30,000 रुपये के लिए लायबिल होऊंगा, 50 और 30 80 हो गए, और सी कह रहा है मैं 10,000 रुपये के लिए लायबिल होऊंगा। अब सपोज कीजिए कि क्रेडिट डेटर ने जो डिफॉल्ट किया है वो केवल किया है 10,000 रुपये का, तो किस रेशो में
इनकी लाइबिलिटी अराइज होगी, ए बी एंड सी की लाइबिलिटी किस रेशियो में अराइज होगी, जल्दी से बताइए मुझे। अगर 5-3-1 के रेशियो में इन्होंने ग्रोस लाइबिलिटी ली है और डेटर ने डिफॉल्ट किया है 10,000 रुपये का, तो किस रेशियो में लाइबिलिटी डिवाइड होगी? तो सभी का जवाब 5-3-1 है। ये लॉजिकल जवाब है, ये लॉजिकल जवाब है। लेकिन लो क्या कहता है कि लाइबिलिटी इक्वल ही डिवाइड होगी। इस वजह से मैं इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट वहीं से क्वेश्चन करता है जहां लॉजिक से हटके कानून काम करता है। लॉजिकल जवाब तो सभी लोग बच्चे दे देंगे, सभी का आंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन जो एग्जैक्ट लो है यहाँ पर, वो लाइबिलिटी जो है 5-3-1 के रेशो में ना होके इक्वल लाइबिलिटी है। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे सर फिर ग्रोथ लाइबिलिटी को डिवाइड करने का ही फायदा क्या हुआ? जो ए बी सी ने 5-3-1 में लाइबिलिटी अपनी मानी है, रखने के लिए तैयार हुए हैं, तो फिर इसका फायदा क्या होगा? बिल्कुल फायदा होगा। फायदा ये होगा कि मैंने कहा कि जो भी लाइबिलिटी है वो इक्वल होगी बिटवीन ए बी एंड सी, बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ ग्रोथ लाइबिलिटी, बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ ग्रोथ लाइबिलिटी। एक क्वेश्चन से समझते हैं इसे, एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल किस बात का एग्जाम्पल है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी बिटवीन को-श्योरिटी। हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं और तब समझते हैं कि अगर तीनों लोगों ने अलग अलग लाइबिलिटी यानी ग्रोथ लाइबिलिटी जो है वो अलग अलग ले रखी है, जैसे कि ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, ठीक है। ग्रोथ लाइबिलिटी जो है, ग्रोथ लाइबिलिटी जो है वो है 50,000, पुराने वाले एग्जाम्पल को ही मैं कर रहा हूँ, 30,000 और 10,000, ये लाइबिलिटी है। डिफॉल्ट जो हुआ, डिफॉल्ट हुआ 15,000 का, ठीक है। तो कानून कहता है कि तीनों में 5,000 रुपये 5,000 रुपये 5,000 रुपये बटेंगे। डिफॉल्ट हुआ 30,000 रुपये का, तो कानून ये कहता है तीनों में इक्वल ही बांटा जाएगा, इक्वल ही बांटा जाएगा। डिफॉल्ट हुआ 60,000 रुपये का, तो इक्वल बांट के तो यहाँ पे 20,000 रुपये आ जाएंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं कि लाइबिलिटी जो रहेगी इक्वल रहेगी, बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ ग्रोथ लाइबिलिटी। तो ग्रोथ लाइबिलिटी क्योंकि इसकी 10,000 रुपये है, तो इसकी 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं आ सकती है, इक्वली बांटी जाएगी। अब 60,000 में 10,000 रुपये माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगी 25,000 और यहाँ पर भी आ जाएगी 25,000। क्लियर है ये चीज़ सभी बच्चों को? अब अगर डिफॉल्ट हुआ 80,000 का, तो मालूम है आपको 80,000 का 1/3 करेंगे तो यहाँ ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 10,000 किया। अब बचे 70,000 को हम अगर करेंगे आधा आधा तो 35 बैठेगा, लेकिन यहाँ पे 30,000 रुपये ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी आ जाएगी 40,000 रुपये आ जाएगी। यहाँ तक बताइए कोई क्लियर हो तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया है सभी बच्चों का। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, लाइबिलिटी ऑफ को-श्योरिटी। तो पहला वाला पार्ट, वेयर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, ये तो इक्वली है ही है। वेयर द को-श्योरिटी हैव एग्री टू गारंटेड डिफरेंट सम्स, अगर डिफरेंट सम की भी गारंटी दी है, यानी ग्रोथ लाइबिलिटी अलग अलग है तो भी द को-श्योरिटीज आर लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, तब भी वो क्या होंगे? इक्वली के लिए ही लाइबल होंगे, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट गारंटेड बाई ईच वन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर नॉट लाइबल इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट गारंटेड बाई
them. They are not liable in proportion to the amount guaranteed by them. Is it clear to all of you? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हम लोगों ने अपने फाउंडेशन स्टेज पर भी किया है अलग तरीके से। हमने वहां पर पढ़ा होगा ज्वाइंट प्रोमिसर और ज्वाइंट प्रोमिसी। ध्यान आ रहा है किसी को? ज्वाइंट प्रोमिसर ध्यान आ गया? तो आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट प्रोमिसर की जगह को श्योरिटी में रिप्लेस कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बच्चे रट्टाफिकेशन मारते हैं, जबकि रट्टाफिकेशन मारने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। हमें एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है और एडिटिव दूसरी जगह रिप्लेस करना है। जो ज्वाइंट प्रोमिसर हैं, जो लोग ज्वाइंट प्रोमिसर हैं, यहाँ पे को श्योरिटी भी क्या है? एक तरह ज्वाइंट प्रोमिसर की भूमिका ही तो अदा कर रहे हैं वो। एक तरीके से जो ज्वाइंट प्रोमिसर हैं, वो जो को श्योरिटी हैं, वो ज्वाइंट प्रोमिसर की भूमिका ही अदा कर रहे हैं। सभी बच्चों को आवाज़ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐप के थ्रू? मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस समय, तो प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से कंफर्म कर दीजिए मुझे। कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। मैं वेट कर रहा हूं कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। जल्दी से बच्चे अपने अपने क्वेरी को बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई जवाब नहीं आ रहा है मेरे बच्चों की तरफ से। एनी प्रॉब्लम? किसी का ठीक है फ्रॉम योर साइड? ओके, बीच में कोई प्रॉब्लम आई थी क्या फ्रॉम योर साइड? ओके, चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूं दोबारा से। तो इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन को श्योरिटीज, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन को श्योरिटीज। तो मैंने आपको कहा जो को श्योरिटीज हैं उन्हें 1 मिनट के लिए मान लीजिए, जो हमने ज्वाइंट प्रोमिसर पढ़ा था, लाइबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर कुछ पढ़ा था हमने, ज्वाइंट प्रोमिसर। बताइए जो ज्वाइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी है वो क्या होती है? ज्वाइंटली होती है या ज्वाइंट एंड सेवरल होती है? जल्दी से बताइए मुझे। जो ज्वाइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी है वो ज्वाइंट एंड सेवरल होती है क्या, या ज्वाइंट होती है? वेरी गुड मनीषा, ज्वाइंट एंड सेवरल होती है। जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? ज्वाइंट एंड सेवरल होती है, ज्वाइंट एंड सेवरल होती है। बस हमें इसी चीज को पकड़ना है, इसी चीज को पकड़ना है। अब पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो रिप्लेस हो जाएगा। जो लाइबिलिटी वहां ज्वाइंट प्रोमिसर की होती है, ज्वाइंट एंड सेवरल का मतलब क्या होता है?
ज्वाइंट एंड सेवरल का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी ज्वाइंट प्रोमिसर इज लाइबल फॉर फुल अमाउंट एंड पार्ट अमाउंट। ज्वाइंट एंड सेवरल का मतलब होता है ज्वाइंट लाइबिलिटी भी है, यानी कि जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में ए बी एंड सी जो हैं वो 50,000, 30,000 और 10,000 रुपए के लिए लाइबल थे। तो इफ पार्टी का नाम क्या था, एक बार मैं देख लेता हूं, पार्टी का नाम क्या था, हाँ, इफ एक्स डिमांडेड फ्रॉम ए फुल अमाउंट 90,000 देन ए कैन नॉट डिनाई बाई सेइंग दैट आई एम ओनली लाइबल फॉर 50,000। जो इस तरह की लाइबिलिटी है उसे कहते हैं सेवरल, यानी कि जब एक्स ए से पूरा अमाउंट डिमांड करेगा तो ए सिंपली ये कह के डिनाई नहीं कर सकता कि मैं तो केवल 50,000 के लिए जिम्मेदार हूं, ए इज लाइबल फॉर फुल अमाउंट दैट इज 90,000 टू एक्स। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेवरल लाइबिलिटी। और अगर एक्स केवल से 50,000 रुपये मांगता है, इससे 30,000 मांगता है, इससे 10,000 मांगता है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं ज्वाइंट लाइबिलिटी। तीनों बंधे हुए हैं पूरे 90,000 रुपए के लिए, और ए 50,000 के लिए, बी 30,000 रुपए के लिए, सी 10,000 रुपए के लिए। लेकिन सेवरली भी ए पूरे 90,000 रुपए के लिए एक्स के लिए देनदार है, बी पूरे 90,000 रुपए के लिए एक्स के लिए देनदार है, और सी पूरे 10,000 के लिए एक्स के लिए देनदार है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सेवरल लाइबल होना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए। सेवरल का मतलब क्या है और ज्वाइंट का मतलब क्या है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसे। क्या था इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन को सिक्योरिटी, सेक्शन 138। तो मैंने कहा कि ज्वाइंट प्रोमिसर की जो लाइबिलिटी है वो ज्वाइंट एंड सेवरल होती हैं। अब पूरा पूरा रिप्लेस कर दीजिए वो वाला कॉन्सेप्ट। उसमें बताइए कि अगर कोई को सिक्योरिटी जैसे ज्वाइंट प्रोमिसर रिलीज कर दिया जाए वहां पर, तो क्या बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर रिलीज हो जाते हैं। यहां पर मैंने एक्स को क्रेडिटर रखा है, वाई को डेटर रखा है। अगर एक्स सी को रिलीज कर दे तो क्या इसका मतलब है ए और बी भी रिलीज हो गए? नो, यही लिखा हुआ मिलेगा आपको इसमें भी कि अगर क्रेडिटर किसी एक को सिक्योरिटी को रिलीज कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और ए भी रिलीज हो गए, और ना ही इसका मतलब ये है कि जो रिलीज किया गया है सी वो रिलीज हो गया ए और बी के लिए। यानी कि अगर मेरे एग्जाम्पल में एक्स डिमांड करता है ए और बी से, सी को वो नहीं छेड़ना चाहता है, तो सी को रिलीज कर दिया उसने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी रिलीज हो गए, क्योंकि ए और बी सेवरली लाइबल फॉर द फुल पेमेंट, तो ए और बी को पेमेंट करना पड़ेगा। और ना ही इसका मतलब ये है कि सी को रिलीज किया गया है एक्स के द्वारा, तो सी परमानेंटली रिलीज हो गया। ए और बी पेमेंट देने के बाद सी से उसका प्रपोर्शनेट हिस्सा डिमांड कर सकते हैं। देखिए जरा, वेयर देयर आर को सिक्योरिटी इज रिलीज बाय द क्रेडिटर ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट डिस्चार्ज द अदर, neither does it free the security so released from his responsibility to the other securities. However, इसे सही कर लीजिएगा, however under English law the release of one co-security shall release all the other co-security, since the liability of the co-security under English law is only joint and not joint and several. तो हमें इंग्लिश लॉ की तो बात ही कोई जरूरत नहीं है कि इंग्लैंड में क्या होता है। कॉन्सेप्ट को समझिए, जहां ज्वाइंट एंड सेवरल होगा तो वहां हर जगह यही लाइन रिपीट हो जाएगी जैसे ज्वाइंट प्रोमिसर में होता था। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर रिप्लेस कर देंगे हम सिक्योरिटी के लिए, ज्वाइंट सिक्योरिटी के लिए। क्लियर होगी बात ये? कोई डाउट किसी भी तरह से? एक मुझे बताइए, एक ऐसी कॉन्सेप्ट में चेक कर रहा हूं आपका कि जो ज्वाइंट लायबिलिटीज है वहां तो ज्वाइंट एंड सेवरल है, ज्वाइंट राइट्स कैसे होते हैं इंडिया में? अगर इंडिया की बात करें, अगर कहीं ज्वाइंट राइट्स की बात होती है तो इंडिया में वो ज्वाइंट राइट्स कैसे होते हैं बताइए मुझे। ज्वाइंट एंड सेवरल होते हैं या सेवरल होते हैं या खाली ज्वाइंट होते हैं? इंडिया में अगर राइट्स ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट लायबिलिटीज की तो हमने बात कर ली है, लेकिन अगर राइट ज्वाइंट हैं तो वो कैसे होते हैं
इंडिया में ज्वाइंट होते हैं, खाली ज्वाइंट एंड सेवरल होते हैं, खाली सेवरल होते हैं? जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी बताइए। फाउंडेशन में हमने अच्छी तरह से पढ़ रखा है ये। जल्दी से बताइए। बच्चों आपका जवाब नहीं मिल पा रहा है मुझे। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। आई थिंक यू कांट हियर मी। दोबारा से मैं क्लास को चालू करता हूँ इसे। बच्चों जल्दी से जवाब भेजिए अपने। जल्दी जल्दी जवाब भेजिए। इशिका, मनीषा, शेफाली, सब बच्चे कहाँ गए? इशिका कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या बीच में? नो सर। तो आप जवाब क्यों नहीं भेज रहे हो? आई एम आस्किंग कि जो हमने सीए फाउंडेशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा है ज्वाइंट लायबिलिटीज के लिए, वो ज्वाइंट एंड सेवरल होती हैं। व्हाट इज द रूल फॉर ज्वाइंट राइट्स? व्हाट इज द रूल फॉर ज्वाइंट राइट्स? शेफाली का जवाब आया सर यही थी। इट मीन्स कि ज्वाइंट लायबिलिटीज भी ज्वाइंट एंड सेवरल होती हैं, ज्वाइंट राइट्स भी सेवरल एंड ज्वाइंट होते हैं। शेफाली का जवाब आया कि राइट्स आर ज्वाइंट। गुड शेफाली। इन इंडिया जो राइट्स होते हैं ओनली ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट एंड सेवरल नहीं होते हैं इन इंडिया। लाइबिलिटीज अगर ज्वाइंट हैं तो वो ज्वाइंट एंड सेवरल होती हैं, और जब भी ज्वाइंट एंड सेवरल होंगी तो कॉन्सेप्ट ये काम करेगा जो मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर ज्वाइंट हैं, आप इस तरह समझिए याद करने के लिए कि सपोज कीजिए कोई लैंड है, मैंने परचेज कर रखी है, मैंने और अपनी वाइफ के नाम में, ठीक है। तो क्या मैं सिंपली अकेला उसे बेच सकता हूं? राइट है, एसेट है हमारी, तो दो लोगों के नाम है तो ज्वाइंट राइट्स है। तो क्या मैं उसे अकेला सेल कर सकता हूं? आंसर इज नो। तो इट मीन्स इन इंडिया अगर इफ देयर इज ज्वाइंट राइट तो ओनली ज्वाइंट ही हैं, वो ज्वाइंट एंड सेवरल नहीं हैं। अब लास्ट टॉपिक है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि श्योरिटी कब कब डिस्चार्ज हो जाता है। तो कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक के अंदर वो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है बाय कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट प्राप्त की है, या आपने मिस रिप्रेजेंटेशन से प्राप्त की है, तो गारंटी ही वैलिड नहीं होती। जब गारंटी वैलिड नहीं होती तो डिस्चार्ज तो होना ही होना है, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। तो रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी में बाई नोटिस दे के भी आप रिवोक कर सकते हैं। तो जब आप रिवोक कर सकते हैं तो इसका मतलब फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए लायबिलिटी जो होगी वो डिस्चार्ज ही होगी। इस तरीके से एक जब हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूइंग गारंटी कैसे कैसे रिवोक की जा सकती है, तो उसमें अदर मोड्स में भी पढ़ा था, बाई नोवेशन, बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, इस तरह के कुछ चीज़ पढ़े थे। मैंने कहा था कि डिटेलिंग हम बाद में कर लेंगे, तो आज हम उसकी डिटेलिंग करेंगे। तो कुछ ही पॉइंट हैं जो नए पढ़ने, अदरवाइज तो सिंपल है। इसे ब्रॉडली मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है।
बाई रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को अगर आपने वापस ले लिया तो जो हमने पहले पढ़ा था। बाई कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, कुछ ऐसे कार्य होंगे क्रेडिटर के जिनकी वजह से लोग कहता है कि सिक्योरिटी डिस्चार्ज। वो बाई इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कारण ऐसे भी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड ही नहीं है, जैसे कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही वैलिड नहीं है, तो उनमें भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बाय नोटिस, तो यहाँ से एक वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए ही रिवोक होगी। बाय द डेथ ऑफ द सिक्योरिटी, यहाँ पर भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए ही होगी। ये चीज नहीं पढ़नी है हमें, बाय नोवेशन। नोवेशन का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने नोवेशन पढ़ा है कि यानी कि पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रद्द करके उसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। तो उस केस में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ है उसमें सिक्योरिटी लायबिल नहीं रहता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है और नए कॉन्ट्रैक्ट में उसकी लायबिलिटी अराइज होती है। और नए कॉन्ट्रैक्ट में जो सिक्योरिटी के लिए कंसिडरेशन है वो क्या होगा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होना, यानी जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से उसे डिस्चार्ज मिला है वही नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके लिए कंसिडरेशन माना जाएगा। इसे पढ़ते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज सेड टू बी डिस्चार्ज बाय नोवेशन व्हेन ए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी माना जाएगा कि डिस्चार्ज हो गया नोवेशन से when a fresh contract is entered into either between the same parties or between the other parties, the consideration being the mutual discharge of the old contract. The original contract of guarantee comes to an end and the security under original contract is discharged. तो सबसे पहले जो अदर मोड्स थे उसमें आया है बाय नोवेशन, बाई कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। ठीक है, हमने डिस्चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी को 3 पार्टों में डिवाइड करना है, बाई रिवोकेशन, तो रिवोकेशन में 3 पार्ट आ गए आपके, बाई कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर और बाई इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बाई कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर क्या है, सबसे पहला है बाई वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जो डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कुछ शर्तों के साथ हुआ है। सपोज कीजिए कि ए ने बी को लोन दिया है तो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया होगा, रीपेमेंट की अवधि ईएमआई तय की गई होगी, जो भी शर्तें होती हैं वो शर्तें तय हुई हैं और सिक्योरिटी कंसेंट से तय हुई हैं। अगर विदाउट ऑब्टेनिंग फर्दर कंसेंट ऑफ द सिक्योरिटी, इफ एनी अरेंजमेंट इज डन बिटवीन द क्रेडिटर एंड डेटर, तो इसे कह देते हैं बाय वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चाहे वो वेरिएशन सिक्योरिटी के फेवर में, ध्यान रखिएगा क्योंकि लॉजिक लगता है पेपर में यार ये जो बदलाव हुए हैं उससे तो फायदा ही है सिक्योरिटी को, जब सिक्योरिटी को फायदा है तो सिक्योरिटी क्यों आपत्ति करेगा, क्यों वो डिस्चार्ज होना चाहिए। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो वेरिएशन सिक्योरिटी के फेवर में हो चाहे वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो, तो भी अगर कोई भी बदलाव हुए विदाउट ऑब्टेनिंग द consent of the security, then security is discharged. So by variation in terms of contract, any variation made without the security's consent in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor discharge the security as to transaction subsequent to the variation. So any variation made without the security's consent in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor discharges the security as to the transaction subsequent to the variation. By release or discharge of principal debtor, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एडिटेड कॉन्सेप्ट जो है कई जगह रिप्लेस होगा अलग अलग नामों से। बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिटर के द्वारा प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज किया गया तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी हम पिछली कुछ क्लासें में पढ़ के आए हैं कि सिक्योरिटी पर डायरेक्टली मुकदमा भी किया जा सकता है विदाउट सुइंग फर्स्ट ऑन द प्रिंसिपल डेटर। तो वो चीज अलग है कि क्रेडिटर डेटर पर मुकदमा नहीं करना चाहता, पहले वो सीधे सिक्योरिटी को पकड़ना चाहता है, वो अलाउड है।
लेकिन उसकी वजह से डेटर तो डिस्चार्ज नहीं हो रहा ना। लेकिन अगर ये हुआ कि जो क्रेडिटर है वो डेटा को रिलीज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है कि सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। तो बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, द सिक्योरिटी डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट between the creditor and the principal debtor by which the principal debtor is released or by an act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो डिस्चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। डिस्चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी में बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर पढ़ रहे हैं। बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर में दो पढ़ चुके हैं, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर क्रेडिट और डेटा के बीच में होता है। दूसरा हमने पढ़ा बाय रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तीसरा बाय अरेंजमेंट। तो बाय अरेंजमेंट और बाय वेरिएशन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो एक ही बात है, यानी कि डेटर और क्रेडिटर के बीच में कुछ भी अरेंजमेंट हुआ बिना कंसेंट के सिक्योरिटी की, तो उस केस में भी सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एक contract between the creditor and principal debtor by which the creditor makes a composition with or promise to give time to or not to sue the principal debtor discharge the security unless the security assent यानी consent to such contract। अगर कोई भी अरेंजमेंट हुआ क्रेडिटर और डेटर के बीच में, सपोज से कि जो ड्यू डेट थी रीपेमेंट की क्रेडिटर और डेटा के बीच में वो थी 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 ड्यू डेट थी। अब ड्यू डेट पर क्रेडिटर डेटा के पास जाता है और डेटर कहता है मुझे 3 महीने का समय और दे दीजिए। तो ये भी एक अरेंजमेंट है, और क्रेडिटर ने बिना सिक्योरिटी के अप्रूवल के 3 महीने का समय जो है वो डेटर को दे दिया कि चलो मैं 3 महीने बाद दोबारा से आपसे मांग लूंगा, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है और सिक्योरिटी तो है ही है मेरी सिक्योरिटी के लिए। तो अगर ये अरेंजमेंट भी हुआ तो भी सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ध्यान एक बात और देनी है जो आगे भी लिखी हुई मिलेगी आपको, और वहां से क्वेश्चन कई सारे आते हैं। अगर अरेंजमेंट किसी भी तरह का डेटर और क्रेडिटर के बीच में हुआ, यानी कि क्रेडिटर अगर डेटर की बात मानता है तो सिक्योरिटी डिस्चार्ज है। लेकिन अगर थोड़ा सा अलग हम एग्जाम्पल लेते हैं कि डेटर 1 जनवरी 2021 को पेमेंट नहीं चुका पा रहा है, क्रेडिटर डिमांड करता है, डेटर ने कहा 3 महीने का समय और दे दीजिए, क्रेडिटर ने देने से मना कर दिया कि आपके कहने से नहीं दूंगा। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति कहता है, कोई और व्यक्ति सिक्योरिटी बनने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि ओरिजिनल सिक्योरिटी की जगह कोई और नया व्यक्ति सिक्योरिटी बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो 3 महीने का समय उस नए सिक्योरिटी की वजह से देना पड़ता है, तो पुराना वाला सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। इशू ये है कि आप डेटर की बातों में नहीं आओगे, डेटर के साथ कोई अरेंजमेंट नहीं करोगे। आप किसी नए सिक्योरिटी के साथ तो अरेंजमेंट कर सकते हैं, नए सिक्योरिटी के कहने पर तो आप डेटर को समय दे सकते हैं, लेकिन डेटर के कहने पर आप सिक्योरिटी को समय नहीं देंगे। क्लियर है? तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई और आगे भी लिखी हुई अभी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है बाई क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग सिक्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। इसी से समझिए कि क्रेडिटर ने ऐसा क्या कर दिया, बाई क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग सिक्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, यानी कि क्रेडिटर ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे सिक्योरिटी की जो कदम उठा सकता था, डेटर के ऊपर प्रेशराइज कर सकता था कि आप अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म कीजिए या आप पेमेंट कीजिए, तो क्रेडिटर के किसी एक कदम ने सिक्योरिटी के उस रेमेडी को प्रभावित किया है। सपोज कीजिए कि एक्स ने वाई को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए बिल्डिंग। अब हम एक परफॉर्मेंस और प्रॉमिस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। अ रिक्वेस्ट ए ने की थी, यानी कि ए के कहने पर दिया था, एक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट वाई को दिया है। तो अगर हम इसे क्रेडिटर, डेटर और सिक्योरिटी के रूप में गिनना चाहें तो बताइए क्या नाम है। ए का तो सिक्योरिटी होगा, एक्स का नाम क्या होगा, क्रेडिटर या डेटर।
परफॉर्मेंस और प्रॉमिस किसे करना है, परफॉर्मेंस और प्रॉमिस किसे करना है, जिसे परफॉर्मेंस करना है प्रॉमिस का वो कहलाएगा डेटर। एक्स और वाई में हु इज द प्रिंसिपल डेटर एंड हु इज द क्रेडिटर, जल्दी से बताइए। बिटवीन एक्स एंड वाई हु इज द प्रिंसिपल डेटर एंड हु इज द क्रेडिटर। जवाब मुझे नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अभी प्राप्त हुआ है एक्स का, एक्स इज द क्रेडिटर, गुड, एक्स क्रेडिटर है और वाई इज द डेटर। यानी कि वाई समय पर काम करके दे, वाई समय पर काम करके दे, इस बात की गारंटी ए ने ली है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये भी हुआ था कि ए ने एक्स को चेतावनी दी थी कि आप पेमेंट कभी भी ज़्यादा मत कीजिएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर दीजिएगा। से एक बार 10% कर दिया, एक बार 5% कर दिया, जैसे जैसे काम होता रहे वैसे वैसे एक शेड्यूल बना के दे दिया कि इतने समय में वाई को 15 दिन के अंदर इतने % काम करना है, इतने % पेमेंट मिल जाएगा। फिर अगला टाइम दे दिया कि अगले 15 दिन में कितना % काम करना है, फिर इतना पेमेंट उसे मिल जाएगा। इस तरीके से एक शेड्यूल बना के दे दिया गया, क्योंकि ए को भी लगता है कि अगर एडवांस पेमेंट पहुंच गया वाई के पास तो मैं कैसे प्रेशर डालूंगा। ए को लगा जब पेमेंट रुकेगा तो वाई के ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है कि आप समय पर काम करके दीजिए। जब 80-90% काम हो गया माना एक्स का, तो वाई ने डिमांड किया प्री पेमेंट की, या मुझे घर में लड़की की शादी है या कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, अब तो करीब करीब आपका काम हो ही गया, मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए। एक्स उसकी बातों में आके, वाई की बातों में आके एक्स ने एडवांस दे दिया और वाई उसी दिन से गायब हो गया। अब एक्स ए से कहता है कि जी आपने परफॉर्मेंस की बात की थी, आप परफॉर्मेंस कराइए, अदरवाइज मुझे डैमेज दीजिए। तो ए ने पूछा एक्स से कि आपने पेमेंट तो एडवांस नहीं किया, एक्स ने कहा मैंने कर दिया। तो यहां पर ए क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर के जो ये एक वाला काम है क्रेडिटर्स एक्ट, यानी कि जो उसने प्री पेमेंट कर दिया, इससे सिक्योरिटी की जो रेमेडी है, यानी कि जो सिक्योरिटी वाई के ऊपर प्रेशर डाल सकता था, वो प्रभावित हो रही है। तो इफ ए क्रेडिटर डज एनी एक्ट which is inconsistent with the right of the surety or omits to do an act which is his duty to the surety requires him to do, and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged. B contract to build a ship for sea for a given sum to be paid by installment. As the work reaches certain stage, A becomes surety to C for B's due performance of the contract. C, without the knowledge of A, prepays to B the last two installment. A is discharged by this prepayment. नेक्स्ट जो है हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बाय द एक्ट ऑफ द क्रेडिटर सिक्योरिटी कहाँ डिस्चार्ज हो जाता है, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि सिक्योरिटी का राइट बनता है कि वो क्रेडिटर से सिक्योरिटी को डिमांड करे। अब वहाँ पे भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर क्रेडिटर ने सिक्योरिटी को पार्ट विद किया, पार्ट विद का मतलब है बहुत सारे उसमें ब्रांचें निकलती हैं, पार्ट विद में उससे खो गई वो भी पार्ट विद है, पार्ट विद में अगर क्रेडिटर ने डेटर को वापस कर दी तो वो भी पार्ट विद है, या उसे बेच दी सिक्योरिटी को तो वो भी पार्ट विद है। तो उतने अमाउंट से सिक्योरिटी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो इफ द क्रेडिटर लूजेज और विदाउट द कंसेंट ऑफ द सिक्योरिटी पार्ट विद सिक्योरिटी गिवन टू हिम, द सिक्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी टू हिम, द सिक्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इसके बाद है केसेस वेयर सिक्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। तो अभी जो मैंने आपको बताया था बाय अरेंजमेंट में, एक पॉइंट तो वही है कि अगर प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, नॉट मतलब ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सम अदर पर्सन, जो कोई और नया सिक्योरिटी बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। इसमें एक वो चीज़ आएगी। इसके अलावा इसमें वो चीज़ भी आएगी कि जहाँ जहाँ सिक्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है कि अगर
क्रेडिटर डेटर पर मुकदमा नहीं करता है, उसे डिस्चार्ज नहीं करता है, केवल मुकदमा नहीं करता है, मुकदमा करना भूल जाता है समय पर, तो इस वजह से भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि डायरेक्टली आप श्योरिटी के ऊपर भी मुकदमा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कई बार पेपर में इन पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है। तो वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर with a third person and not with the principal debtor, the surety not discharged. Mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provision in the guarantee to the contrary, discharge the surety. Or where there are co-surety, the release by the creditor of one of them does not discharge the other, nor does it free the surety so released from his responsibility to the other श्योरिटी। तो ये जितने भी तीनों पॉइंट थे ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस एक अलग से भी हेडिंग बना के मैंने यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ वजह से कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज होगा ही होगा, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। गारंटी ऑब्टेन, अगर गारंटी प्राप्त की गई है मिसरिप्रेजेंटेशन से, गारंटी कंसीलमेंट से प्राप्त की गई है, और अगर कोई सिक्योरिटी गारंटी दे रहा है उसकी एक लेकिन प्री कंडीशन है कि बशर्ते कि कोई तीसरा व्यक्ति भी को सिक्योरिटी बने, तो अगर वो को सिक्योरिटी नहीं बनता है कोई व्यक्ति, तो जो पहले वाले सिक्योरिटी की दी गई गारंटी है वो इनवैलिड हो जाती है। तो फेलियर ऑफ को सिक्योरिटी टू ज्वाइन ए सिक्योरिटी, तो ये केसेज हैं जिसकी वजह से गारंटी जो है वो इनवैलिड हो जाती है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए किसी भी तरह की। तो ये हमने आज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी फिनिश कर लिया है। कल मैं आपका लूंगा टेस्ट। कल ले सकता हूं टेस्ट या नहीं ले सकता हूं? कल टेस्ट देने के लिए सब लोग तैयार हैं? तो कल आपका होगा टेस्ट, और टेस्ट कैसे होगा? इन राइटिंग होगा, मैं आपको ऐप पर वो भेज दूंगा, फिर आपको मुझे जवाब भेजने हैं, फिर मैं उसे चेक करके फिर आपकी कॉपी आपको ऐप पर ही वापस करूंगा। ठीक है, टाइमिंग वगैरह क्या होगा टेस्ट का वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो 11 बजे आपकी इनकम टैक्स की क्लास है ही एज यूजुअल।